नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही देश और दुनिया की तमाम आर्थिक खबरों को लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और उन तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अंशुमान सर के साथ तमाम खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले जरा आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर हम किन खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत में हम प्रोविडेंट फंड से जुड़ी खबर पर बात करेंगे। सरकार एक ऐसी व्यवस्था लेकर के आ रही है जिसके जरिए भविष्य में पीएफ के पैसे की निकासी यूपीआई के जरिए हो सकेगी। इस पर अंशुमान जी से समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास बढ़ते कैश रिजर्व पर बात होगी। क्या पोर्टफोलियो मैनेजर्स फिलहाल बाजार से दूरी बना रहे हैं? उनके पास कैश रिजर्व आखिर में बढ़ क्यों रहा है? अगली खबर आपकी सैलरी से जुड़ी होगी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगले साल सैलरी बढ़ोतरी की ग्रोथ रुक सकती है। ऐसा होने की आखिर में आशंका क्यों है और इसका आपकी जेब पर क्या असर होगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अगली खबर गाड़ियों की बिक्री से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट में यह आशंका जताई गई है कि अगले साल गाड़ियों की बिक्री की ग्रोथ सुस्त रह सकती है। आखिर में इस तरह की आशंका क्यों हो रही है, ये अंशुमान जी से समझने की कोशिश करेंगे। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से नया बयान दिया है। अगली खबर उसी बयान से जुड़ी है। ट्रंप ने कहा कि भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगती है तो अच्छा नहीं होगा। उन्होंने आखिर में यह बयान दिया क्यों, इस पर भी विस्तार पूर्वक अंशुमान जी से बातचीत करेंगे। और आखिर में गोल्ड की बढ़ती कीमतों पर बातचीत होगी। क्या रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद गोल्ड के भाव में और भी तेजी की गुंजाइश है? इन तमाम खबरों पर अंशुमान जी से हम विश्लेषण जानेंगे, लेकिन सबसे पहले गांव में कर्ज देने के लिए आने वाली नई व्यवस्था पर बात के साथ शुरुआत करते हैं। गांव में किसानों और स्वयं सहायता समूहों को आसान कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगले 6 महीने में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सिस्टम लॉन्च करने जा रही है। इसके लिए सरकार सभी सरकारी बैंकों और इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर ढांचा तैयार कर रही है। ये ढांचा एमएसएमई के क्रेडिट ढांचे पर चलेगा। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस लिए लाया जा रहा है और आखिर में इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? विपुल, ऐसा पहली बार हो रहा है भारत में जब ग्रामीण इलाकों में कर्ज लेने वालों के लिए किस्म के रेटिंग सिस्टम की तैयारी की जा रही है। और ये काफ़ी बड़ा बदलाव है ग्रामीण इलाकों में कर्ज की व्यवस्था को लेकर। सरकार जैसे छोटे उद्योगों को जब कर्ज देती है तो उनकी क्रेडिट पे करने की क्षमता, कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन करती है और इसके लिए एमएसएमई का एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। लगभग उसी तरीके से ग्रामीण इलाकों में अन्य लोग जो कर्ज देने वाले, इसमें किसान हो सकते हैं, इसमें ट्रेडर हो सकते हैं, इसमें वो लोग हो सकते हैं जो गांव में किसी कारोबार के लिए कर्ज लेते हैं या गांव में किन्हीं सुविधाओं के लिए और बाकी चीज़ों के लिए कर्ज लेते हैं। उनके लिए एक क्रेडिट वर्दीनेस या रूरल बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस का एक नया ढांचा फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है और इसमें 3-4 महत्वपूर्ण पैमाने होंगे। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आने वाले समय में अगर आप बैंक के पास कर्ज लेने जाते हैं तो इन पैमानों पर आपकी पड़ताल होगी, जो सामान्य रूप से शहरों में कर्ज लेने वाले लोगों की जाती है जब वो कर्ज लेने जाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये होगी कि उन्होंने जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनका आंकड़ा खंगाला जाएगा। उन्होंने जो ऑनलाइन खरीद की है, बिक्री की है या पेमेंट की है, इसके अलावा सरकार की सब्सिडी उनको कितनी मिल रही है, उसका कैसे उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसके बाद जो उन्होंने यूपीआई का प्रयोग किया, यूपीआई के प्रयोग के जरिए जो पेमेंट लिए या दिए हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की कोशिश यह है विपुल की बैंकों की तरफ से इस बात की शिकायत बराबर आ रही थी कि ग्रामीण इलाकों में डिफ़ॉल्ट जोन है। हम आपको बताते रहे बोनस पॉइंट में छोटे लोन फंस रहे हैं, बैंकों के पास एनपीएस बढ़ रहे हैं। उसे ठीक करने के लिए अब गांव के लोगों की भी क्रेडिट वर्दीनेस का एक नया सिस्टम लेकर आएंगे और इसका आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में रूरल एरिया में जो कर्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर उसका असर दिखाई देगा। जी, इस बीच देश में जल्द ही प्रोविडेंट फंड की निकासी यूपीआई के जरिए हो सकेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए ईपीएफओ ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है और उस प्लान को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस किया जा रहा है। अगले 2-3 महीने में इस प्लान को लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। सर, यूपीआई से ईपीएफओ के जोड़े जाने का तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा, लेकिन बार बार ईपीएफओ के कामकाज पर जो सवाल उठते रहते हैं उस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग ईपीएफओ पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। लगभग हर बुलेटिन में कुछ ना कुछ नया ईपीएफओ के ऊपर आ रहा है और ईपीएफओ के कामकाज पर सबकी निगाहें रहती हैं, क्योंकि जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी ईपीएफओ से तमाम शिकायतें हैं। ये एक नया प्रयोग है जिसमें कि आपको यूपीआई के जरिए भुगतान मिलेगा। आमतौर पर वो यूपीआई के जरिए भुगतान हो या आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। इसमें सिर्फ ईज़ का, आसानी का है कि आप यूपीआई से आप सीधे ट्रांसफ़र ले सकते हैं।
मैं अभी जो आंकड़े चेक कर रहा हूं उसके हिसाब से ईपीएफओ ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले एक साल में करीब 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स के क्लेम सेटल किए हैं। जो उन्होंने दावे मांगे थे उनको सेटल किया है। इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए की राशि लोगों को दी गई है। पर अगर आप प्रत्यक्षता जाकर ज़मीन पर देखें तो ईपीएफओ से शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। ईपीएफओ पर समय पर चीज़ें नहीं मिलना, डेटा अपलोड नहीं होना, वेबसाइट का स्लो चलना, ये सारी चुनौतियां ईपीएफओ के साथ बनी हुई हैं और इसको लेकर लोग अपना क्षोभ, दुख और झुंझलाहट सामने अलग अलग माध्यमों पर जारी करते रहे। ईपीएफओ के ढांचे में कई बदलाव हो रहे हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ईपीएफओ की सर्विस और उसकी खासतौर से टेक्नोलॉजी सर्विस को बेहतर होना ज़रूरी है। इस बीच ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार देश भर में एक समान रेगुलेशन की दिशा में काम कर रही है। और ऐसा होने की स्थिति में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए अलग अलग राज्यों में चल रहे अलग अलग कानूनों की जगह सिंगल कानून लागू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नई रेगुलेशन व्यवस्था तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक पैनल का गठन किया है, जिसमें मंत्रालय के अधिकारी, कानून के जानकार और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स शामिल हैं। सर, गेमिंग और गैम्बलिंग में किस तरीके से जो है डिफरेंशिएट किया जाएगा और क्या जो बातचीत चल रही है उसमें राज्य सरकार मानेंगे इस पर? विपुल, ये ऑनलाइन खेल, गेमिंग का जो खेल है उसके पीछे कुछ कई सारे खेल हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों एक दूसरे के लगभग अलग अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग से केंद्र सरकार को खासा टैक्स मिलता है, जबकि राज्य सरकारें जिन्हें लॉटरी या इस तरीके की व्यवस्था पर कानून बनाने का अधिकार मिला हुआ है वो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाती रही हैं। 2021 में कर्नाटका ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद महाराष्ट्र ने गेमिंग को रोकने का फैसला किया था। अभी हाल में दक्षिण भारत के कुछ और राज्य इस पर कानून बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल गेमिंग या गैम्बलिंग या इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको केंद्र और राज्य दोनों मिलकर संचालित करते हैं। भारत में कौन सा ऑनलाइन गेम खेल है और कौन सा ऑनलाइन गेम जुआ है, इसकी कोई परिभाषा उपलब्ध नहीं है। चाहे वो ड्रीम 11 हो या इस तरीके के तमाम प्लेटफॉर्म हो जो भारत में लोगों को खेल खेल के सहारे पैसा कमाने और एक किस्म से गैम्बलिंग और जुए की तरफ ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं, इसके कानून स्पष्ट रूप से बने नहीं हैं। इसलिए राज्य सरकारें इन्हें अपने अपने स्तर पर प्रतिबंधित करती रही हैं। दूसरी बड़ी चुनौती ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ है कि इसमें बहुत सारी कंपनियां विदेश से काम कर रही हैं, जिन पर ईडी और जांच एजेंसियां जिनकी पड़ताल करती रहती हैं, क्योंकि उन टैक्स ज्यूरिडिक्शन में है जहां भारत के नियम लागू नहीं होते हैं। केंद्र सरकार की दुविधा यह है कि ऑनलाइन गेमिंग से ठीक ठाक और बड़ा टैक्स मिलता है। जीएसटी के हाल में विवाद भी आए थे, काफ़ी बड़ा टैक्स कलेक्शन ऑनलाइन गेमिंग से सरकार के पास आता है। केंद्र सरकार ये चाहती है कि इसके लिए एक पूरे देश में एक साथ कानून बनाया जाए, जिस एक कानून के तहत पूरे देश में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट किया जाए और उन नियमों को स्पष्ट रूप से बनाया जाए। राज्य सरकार इस पर राजी होंगी कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राज्यों के लिए ये उनके राजस्व का विषय है और उनके क्षेत्र में आता है। जबकि टैक्स के मामले में केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग को जाने भी नहीं देना चाहती, उससे टैक्स भी वसूलना चाहती है। और अभी वो स्पष्टता भी इसमें नहीं आई है कि कहाँ किस सीमा के बाद एक खेल वास्तव में जुआ या गैम्बलिंग बन जाता है। बिल्कुल सही। इस बीच शेयर बाजार में लंबे समय से गिरावट को देखते हुए पोर्टफोलियो मैनेजर्स बाजार में निवेश से दूरी बनाने लगे हैं और फिलहाल अपनी कैश होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 20% पीएमएस योजनाओं ने अपने पोर्टफोलियो में कैश नकदी को बढ़ा करके अब 10% कर लिया है। देश भर में कुल 207 पीएमएस योजनाएं चल रही हैं। सर, पीएमएस के ये जो लगातार बढ़ते कैश के आंकड़े हैं, ये आखिर में क्या बता रहे हैं? विपुल, आपको याद होगा कि अभी हम लोगों ने अपने पिछले कार्यक्रम में इस बार बात की थी कि सेबी ने एनएफओस के लिए नियम तय किया था कि वो कैश लंबे समय तक होल्ड नहीं करेंगे और एनएफओ आने के बाद वो पैसा बाजार में लगाएंगे। पीएमएस के लिए भी इस तरीके का कोई स्पष्ट नियम नहीं है। पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आमतौर पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को, ज़्यादा पैसे वाले लोगों को निवेश का जरिया उपलब्ध कराते हैं। बड़ा निवेश इनमें होता है, लेकिन पीएमएस का रुकना या पीएमएस का निवेश रुकना इस बात का संकेत दे रहा है कि बाजार के उतार चढ़ाव और गिरावट के कारण अभी फिलहाल फंड्स अपना पैसा बाजार में डालने को तैयार नहीं है और ये बाजार की अंतर्धारणा के लिए एक किस्म का नकारात्मक संकेत है, क्योंकि पीएमएस के पास लगातार पैसा आ रहा है और उसे वो बाजार में लगाते हैं, निवेश करते हैं। जो ताज़े आंकड़े बता रहे हैं, करीब 44 ऐसे फंड हैं पीएमएस हैं 207 में से, जिन्होंने 10% से ज़्यादा कैश अपने पास होल्ड करके रखा हुआ है और ये कैश वो बाजार में नहीं डाल रहे हैं। और ये भी एक वजह हो सकती है कि हम अपना डेली ट्रेडिंग के रिव्यू में देखते हैं, जो विपुल जी आप करते हैं, कि बाजार की में जो कारोबार का आकार है उसमें भी
कमी आ रही है। और चूंकि बाजार में गिरावट है और कोई निवेशक बड़ा दांव नहीं लेना चाहता, उसकी भी एक वजह है कि पीएमएस अपने आप को किनारे किए हुए हैं। बिल्कुल। और इस बीच अमेरिकी शेयर बाजारों में मिल रहे बेहतर वैल्यूएशन और ज़्यादा लिक्विडिटी को देखते हुए एशिया और यूरोप की कई कंपनियां अमेरिकी बाजारों में लिस्ट हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले महीनों में एशिया और यूरोप की कई कंपनियां अमेरिकी बाजारों में लिस्टिंग की अब योजना बना रही हैं। करीब 130 अरब डॉलर की वैल्यूएशन जितनी कंपनियां न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी बाज़ारों के मुकाबले एशियाई और यूरोप के बाज़ारों में कंपनियों के वैल्यूएशन कम है। अमेरिकी बाज़ारों में 35% तक ज़्यादा वैल्यूएशन मिल रहे हैं, जिसे देखते हुए कंपनियां वहां पर अब लिस्ट होने की तैयारी में हैं। सर, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो वहां पर जा रही हैं, और क्या सिर्फ वैल्यूएशन एक वजह है या और भी कई कारण आप देख रहे हैं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण उल्लेखनीय घटनाक्रम है भारत के नज़रिए से, एशिया के बाजारों के नज़रिए से, और इसे हमको खोलकर समझना ज़रूरी है। जिन कंपनियों का जिक्र आया है उसमें स्वीडिश कंपनी है जो बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज देती है, कैलनारा ग्रुप। इसके अलावा एक और कंपनी है जो एस्टेट ग्रुप, चीन की एक कंपनी है जो चाय बनाती है, सेक्सिटी वो। और इसके अलावा एक और बड़ी कंपनी है ग्लेनकोर, वो भी अमेरिका के बाज़ारों में लिस्ट होने जा रही है। दो बड़े महत्वपूर्ण संकेत इससे निकलते हैं। एक संकेत ये निकलता है, जिसे अगर आप कल के अपने घटनाक्रम से चर्चा से जोड़ें विपुल जी, कि इमर्जिंग मार्केट्स में अब अमेरिकी निवेशकों का निवेश घट रहा है और उसे वो बाहर ले जा रहे हैं। उसकी सीधी सी वजह यह है कि अमेरिका में बेटर रिटर्न है, बॉन्ड यील्ड्स बेहतर हैं और अमेरिकी बाजार में उनको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। इसलिए इन कंपनियों को अमेरिका में बेहतर वैल्यूएशन मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, और इसलिए कंपनियां एशिया के बाजारों को छोड़कर, इवन यूरोप के बाजारों को छोड़कर अमेरिका के शेयर बाजार में लिस्ट हो रही हैं। हालांकि अभी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम किंतु परंतु हैं, डाउट हैं, शक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर अमेरिका के बाजार पर, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में कैसा होगा। लेकिन जो ग्लोबल कैपिटल फ्लो है, जो ग्लोबल इक्विटी फ्लो है, जो उसकी धारा है, उसमें एक बड़ा परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है। और वो परिवर्तन इन कंपनियों को अपने मूल बाजारों को छोड़कर, अपने नेटिव बाजारों को छोड़कर अमेरिका की तरफ पहुंचा रहा है, जहां ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में बड़ी लिस्टिंग एक्टिविटी दिख सकती है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनियां सूचीबद्ध होना चाहती हैं। इसकी एक और बड़ी वजह है कि इन कंपनियों को न्यूयॉर्क में सूचीबद्ध होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के किसी भविष्य की सख्त कार्रवाई से बचने का भी रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि अमेरिका में लिस्टेड कंपनियां होंगी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से दुनिया भर के देशों के खिलाफ जो अमेरिका के साथ व्यापार करते हैं, उनके साथ जिस आक्रामकता के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, उससे दुनिया के कॉर्पोरेट निवेशकों में, कंपनियों में भी एक किस्म की आशंका है कि भविष्य किस तरीके का होगा, डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके के फैसले लेंगे और उससे उनके कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। जी। और इस बीच पहली बार कार खरीदने वालों की संख्या नहीं बढ़ने की वजह से अगले साल देश में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री की ग्रोथ सुस्त रहने की आशंका है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में सिर्फ 1 से 4% ग्रोथ रहने का अनुमान है। अगले साल सुस्त ग्रोथ की वजह इस साल ज़्यादा बिक्री भी बताई जा रही है। देश में जितनी गाड़ियां बिकती हैं, उनमें से 42% खरीदार ऐसे होते हैं जो अपने लिए पहली बार गाड़ी खरीदते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्याज दरों में कटौती से गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा भी मिल सकता है। सर, अब पहले से ही ऑटो क्षेत्र को लेकर के काफ़ी सारी चिंताएं थी, अभी की तस्वीर क्या कुछ कह रही है, और आगे बिक्री घटने की या ये मार्केट सिकुड़ने की आशंका क्यों जताई जा रही है? विपुल, भारत का कार बाजार धीमे धीमे एक स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है। जो आंकड़े हमारे सामने आज आए, जो आपने बताया कि अगले साल केवल 1 से 2% की बढ़ोतरी होगी, इसे हम गहराई से खोलकर समझ सकते हैं। भारत में छोटी कारों का बाजार आमतौर पर सिकुड़ ही गया है, उसमें ज़्यादा बिक्री पहले भी नहीं थी। अब जो कारें बिक रही हैं वो बड़ी और महंगी कारें हैं, और उनमें भी जो कोविड के बाद 2-3 साल की डिमांड थी, वो डिमांड अब खत्म हो गई है। आमतौर पर जब कारें 15 लाख 20 लाख से ऊपर की होती हैं, तो उन कारों को चेंज करने की, बदलने की प्रक्रिया थोड़ी धीमी होती है छोटी कारों की तुलना में। तो जो पहली बार फर्स्ट टाइम बायर थे, जिनका आंकड़ा आपने बताया करीब 40-42%, वो बाजार में नहीं आ रहे हैं, और इसलिए हमें कार की सेल्स में कमी, बिक्री में कमी के संकेत मिल रहे हैं। पिछला साल भी बहुत अच्छा नहीं गया, हालांकि अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो हमें थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दिखाई दी, लेकिन
कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी हमें ओवरऑल सेल्स में नहीं दिखाई दी। हमारे सामने डेटा पॉइंट में अगर आप सेल की ग्रोथ का आंकड़ा देखें तो टोटल सेल ग्रोथ लगभग फाडा के आंकड़ों के मुताबिक 15% के आसपास रही थी। अब ये बिक्री भी उन वाहनों की है जो बड़े वाहन है। टाटा जो पिछले साल लीडर था, उसकी ग्रोथ में कमी आई। ये भी वो वाहन है जो कारें महंगी और बड़ी कारें हैं। जीएसटी एक बड़ी वजह है। टैक्स में कोई कमी होने की संभावना नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई रियायत की संभावना नहीं है। एक उम्मीद थोड़ी सी जो बनती दिखाई दे रही है वो ब्याज दरों में कमी को लेकर है कि अगर कर्ज सस्ता होता है, लोन सस्ता होता है, तो शायद आने वाले समय में थोड़ी कारों की बिक्री को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि टू व्हीलर्स की सेल अभी ठीक ठाक बनी हुई है। जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं, टू व्हीलर्स की सेल्स करीब 16% की ग्रोथ दिखा रही है पहले हाफ में इस साल की पहली छमाही में। कॉमर्शियल व्हीकल्स की सेल में भी तेज और गिरावट है और आने वाले समय में इसमें और गिरावट आने की संभावना है। जी, इस बीच देश में सालाना वेतन बढ़ोतरी में लगातार कमी देखी जा रही है। ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस फर्म एऑन का सर्वे बताता है कि 2024 के दौरान भारत में कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में औसतन 9.3% की बढ़ोतरी की और वर्ष 2025 के दौरान औसत बढ़ोतरी 9.2% रहने का अनुमान है। 2022 के बाद से कंपनियों की औसत वेतन बढ़ोतरी में लगातार कमी देखने को मिल रही है। 2022 में औसत बढ़ोतरी 10.6% हुई थी। एऑन ने यह सर्वे 1400 कंपनियों के डेटा पर किया है। सर, वेतन बढ़ोतरी के जो ताज़ा अनुमान हैं, ताज़ा आंकड़े हैं, वो आखिर में क्या तस्वीर बयां कर रहे हैं? बिल्कुल, हम इसे डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जितनी चर्चा शेयर बाजार में खपत बढ़ने की, इनकम टैक्स में रियायत की, अभी हमने कारों की बिक्री गिरने की, कि उस सारी समस्या को, उन सवालों का जो मर्म है वो यहाँ छिपा हुआ है कि भारत में तनख्वाहों में वृद्धि आमतौर पर फ्लैट रहने वाली है। अगर 2024 का आंकड़ा देखें तो 2024 में करीब 9.3% की ग्रोथ रेट दिखाई दी थी सैलरीज में। इस साल भी यह माना जा रहा है कि 9.2% के आसपास रहेगी। अब इसे आप और अगर करीब से समझने की कोशिश करें तो आपको ये दिखाई देगा कि अगर इससे महंगाई को निकाल दिया जाए, विपुल जी, जीवन जीने की लागत को निकाल दिया जाए 6%, 7%, बल्कि व्यवहारिक रूप से 8 से 9% है, तो ये कुल जो रियल वेज ग्रोथ रेट होगी वो 2 से 3% या 4% ही रह जाती है। और यही वो वजह है जिस वजह से बाजार में मांग टूटने की संभावनाएं और ज्यादा गहराती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था में मंदी के, सुस्ती के संकेत आ रहे हैं। किन सेक्टर्स में कितनी सैलरी बढ़ेगी, हम इस चार्ट पर दोबारा जाते हैं, डेटा पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। ई कॉमर्स सेक्टर जो सबसे ज्यादा तेजी से फ्लरिश कर रहा है, लोग घरों से सामान मंगा रहे हैं, वहां केवल 10.9% की बढ़ोतरी दिखेगी। फाइनेंशियल सर्विसेज में भी केवल 10% सैलरी बढ़ेंगी, ऑटोमोबाइल में भी केवल 10% बढ़ेंगी, एवरेज हाइक 9.3% रहेगी। इन सबसे जिंदगी जीने की लागत यानी महंगाई को बाहर कर दीजिए तो हमें 3 से 4% की बढ़ोतरी दिखाई देती है। और यही कंज्यूमर सेक्टर में या कंज्यूमर डिमांड पर नकारात्मक असर होने के संकेत यहीं से हमें मिलते हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी कहाँ बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा सैलरी अगर आप देखें 10% के ऊपर लेवल पे जाएं तो ई कॉमर्स एक हिस्सा दिखता है, बट ई कॉमर्स में हाई सैलरीड लोग बहुत कम हैं। ई कॉमर्स में छोटी आय वाले कर्मचारी ज़्यादा हैं और उनकी सैलरी में 10% की बढ़ोतरी उनकी ज़िंदगी जीने की लागत के हिसाब से, बढ़ती हुई लागत के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। मुझे ज़्यादा आश्चर्य हुआ इस आंकड़े को देखकर ऑटोमोबाइल में, जहाँ हम अभी ये भी बात कर रहे हैं कि महंगी गाड़ियाँ बिक रही हैं, यानी ऑटोमोबाइल के पास हाई नेटवर्थ वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी सैलरीज में बढ़ोतरी नहीं है। इंजीनियरिंग और डिजाइन सर्विसेज में भी लगभग 10% की बढ़ोतरी दिखती है। रिटेल सेक्टर में और भी पूरे ओवरऑल रिटेल सेक्टर में तो 10% से भी कम बढ़ोतरी होने की संभावना है। सर, लोगों को निकाले जाने की, हटाए जाने की ये रफ्तार किस तरह से देखने को मिल रही है? ये भी एक आंकड़ा दिलचस्प है जिसे जानना जरूरी है कि जो 2024 में ओवरऑल एट्रिशन रेट था, यानी लोगों की छटनी का रेट, नौकरियों से निकाले जाने का रेट करीब 17.7% के आसपास था, जो 2023 से थोड़ा कम था। 18%, 18-19% के आसपास था। यानी अब निकाले जाने की प्रक्रिया धीमी पड़ चुकी है। जो कोविड के बाद हमने देखा था, स्टार्टअप्स में तमाम जगह छटनी हुई थी और लोगों को निकाला गया था। इसका मतलब यह है कि कंपनियां बाजार की मांग, अपने खर्च, कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी, इन सब के बीच अपनी लेबर फोर्स की कॉस्ट को एडजस्ट कर चुकी हैं, उनको समायोजित कर चुकी हैं। और इसलिए अब उनको कितने कर्मचारी चाहिए, उस पर कितना रिटर्न है और कितनी सैलरी बढ़ानी है, ये फार्मूला कोविड के बाद अब सेट होकर हमारे सामने आ गया है। तो 2025 में इस बाजार में नौकरियां ज़्यादा जाएंगी नहीं, छटनी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, पर तनख्वाहें भी उस तरह से नहीं बढ़ेंगी। लेकिन सर, अगर वेतन बढ़ोतरी का ये जो अनुमान बताया गया है, जो सर्वे है, अगर वो सही साबित होता है तो इस बजट में सरकार की तरफ से
कंजम्पशन बढ़ाने की जो तमाम कोशिशें हैं उस पर क्या असर होगा? ये मतलब ये डिमांड तो फिर कैसे बढ़ेगी फिर? इस स्थिति में तो नहीं है। जब आप महंगाई के आधार पर देखें और रियल वेज की ग्रोथ 4 से 5% रह जाती है, तो आमतौर पर लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने की लागत और बढ़ती महंगाई से निपटने की ज़रूरतों को ही पूरा करना मुश्किल होगा। इसलिए बाजार इनकम टैक्स में रियायत को लेकर, मांग को लेकर बहुत बुलिश नहीं हुआ। और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बाद जितने आंकड़े हमें मिल रहे हैं विपुल जी, चाहे वो कंपनियों के प्रॉफिट के प्रोजेक्शंस मिल रहे हों, आज आंकड़े आए, ज़्यादातर कंपनियों के अर्निंग डाउनग्रेड्स हुए, या हमें बाजार में डिमांड के आंकड़े, वो सब कॉशियस हैं। वो इतने उत्साही आंकड़े नहीं हैं कि अचानक भारत में डिमांड आ जाएगी या लोग खरीदने निकल पड़ेंगे। बिल्कुल, ये तमाम वो चिंताएं हैं जो कहीं ना कहीं शेयर बाजार में डेली जो भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा भी रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। एक तरफ अमेरिकी कार कंपनी टेस्ला भारत में कारोबार शुरू करने जा रही है और दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत में टैरिफ की मार से बचने के लिए टेस्ला अगर भारत में फैक्ट्री लगाती है तो ये सही नहीं होगा। भारत सरकार की तरफ से ट्रंप के इस बयान पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इस बीच टेस्ला ने भारत में अपने काम शुरू करने के लिए नियुक्तियां भी शुरू कर दी हैं। सर, ट्रंप के मतलब किसी बयान को कैसे समझा जाए, लेकिन इस बयान को खास तौर से क्या मायने निकाले जाए? यह भी बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ एलन मस्क के फैसले पर ट्रंप को दिक्कत है, जबकि एलन मस्क भारत में अपनी कारें बेचने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए तो पिछले 3-4 साल से पैरवी कर रहे हैं। अलग अलग स्तर पर बातचीत हुई थी। यूरोप के साथ जो भारत की ट्रेड डील होने वाली थी उसमें भी मामला आया था कि ईवी के इंपोर्ट को लेकर। और आश्चर्य है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को लगातार चौंका रहे हैं अपने फैसलों से। और ऐसा लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जिन चीज़ों पर चर्चा हुई या नहीं हुई, रोज रह रहकर कुछ ऐसी चीजें आ रही जो भारत की पूरी नीतिगत बिसात को उलट पलट देती हैं। यानी हर दिन वो भारतीय नीति के लिए एक सरप्राइज लेकर आते हैं। एक दिन पहले भारत के अखबारों में सुर्खियां आती हैं कि टेस्ला भारत में निवेश करेगी, भारत सरकार उत्साहित होती है, भारत सरकार की तरफ से नेताओं का बयान आते हैं, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कह देते हैं कि टेस्ला को भारत में में अगर वो फैक्ट्री लगाते हैं तो अनफेयर है। अब राष्ट्रपति के कहने के बाद, का डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद एलन मस्क भारत में अपनी कार की फैक्ट्री लगाएंगे, इस बात की संभावना सीमित है। और ये फैसला भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के फैसले के इससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो चाहते हैं कि जो भी फैक्ट्रियां अमेरिका की पूरी दुनिया में लगी हैं वो सब वहां बंद हो जाएं और वो सब अमेरिका में लगने लगें। चाइना भी एक ऐसा ही देश है जहां से एलन मस्क ने अपने कारों के उत्पादन के लिए बड़ा बाजार तैयार किया था, कच्चे माल और इक्विपमेंट्स को और कंपोनेंट्स को सोर्स किया था, और वहां भी अब टैरिफ वार की स्थिति है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय बाजार में टेस्ला के आने, लॉन्च होने और बनने की संभावनाओं पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जी सर, डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद राष्ट्रपति निश्चित रूप से एलन मस्क जो है काफ़ी ताकतवर हुए हैं, लेकिन टेस्ला की इस समय क्या स्थिति दिखाई दे रही है? मस्क की बेचैनी टेस्ला के आंकड़ों में दिखाई देती है। अगर हम डेटा पॉइंट में देखें करीब से, तो मस्क पूरी दुनिया में टेस्ला की सेल्स में गिरावट और रेवेन्यू में गिरावट झेल रहे हैं। करीब यूरोप की बिक्री अगर हम देखें तो जनवरी में 50% डाउन है ईयर ऑन ईयर आधार पर। जर्मनी में करीब 60% टेस्ला की सेल्स गिर गई हैं। फ्रांस में 63% की गिरावट आई है, यूके में 12% की गिरावट आई है, नीदरलैंड में 42% की गिरावट है। पूरा चार्ट देखिए कि टेस्ला का हालत दुनिया में क्या है, टेस्ला की कारें क्यों नहीं बिक रही हैं पूरी दुनिया में। और इसलिए मस्क एक तरफ तो वो सब कर रहे हैं जो रिपब्लिकन राजनीति या डोनाल्ड ट्रंप के लिए जरूरी है, पर दूसरी तरफ उनकी अपनी कंपनी दुनिया में बाजार गंवा रही है, और वो भी किसके कारण? चीन की BYD और बाकी कंपनियों के कारण। तो मस्क शायद इस बात को लेकर काफ़ी उत्सुक होंगे, बेचैन होंगे कि वो किसी तरह से भारतीय बाजार में या उभरते बाजारों में प्रवेश कर सकें, लेकिन उनके इस प्रवेश की नीति डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जो संरक्षणवादी पॉलिसी है, उससे बिल्कुल अलग जाती है। और इसलिए आने वाले समय में टेस्ला के भविष्य को लेकर शेयर बाजार में निवेशकों के बीच तमाम तरीके का उहापोह, असमंजस है, क्योंकि एलन मस्क ने टेस्ला को एक ग्लोबल कंपनी के तौर पर विकसित किया था। पूरी दुनिया के बाजारों में कारें बिकती थीं, इसके कच्चे माल और इसके जो OEM थे, इक्विपमेंट सप्लायर थे, वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे और अलग अलग जगह फैक्ट्री लगाने की तैयारी की थी। लेकिन वो सारी योजनाएं अब पीछे खिसक गई हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसी किसी योजना के पक्ष में नहीं है। जी, इस बीच घरेलू और विदेशी बाजार में गोल्ड की कीमतों ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। घरेलू वायदा बाजार MCX पर भाव ने 86,560 रुपये प्रति 10 ग्राम की नई ऊंचाई को छुआ। विदेशी बाजार में भाव $3,000 प्रति औंस की तरफ बढ़ रहा है।
कीमतों ने तो $2,973 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। दुनिया भर के लिए गोल्ड में निवेश की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से भाव में तेजी बनी हुई है। सर, अगर गोल्ड की तुलना शेयर बाजार और रियल एस्टेट से करें तो इस तुलनात्मक अध्ययन में सोने की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? सोने की तेजी लगभग वैसी ही नियमित सुर्खी है जैसे शेयर बाजार में रोज की गिरावट। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल, अब रोज आपके पास हेडलाइन आती है कि सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, रिकॉर्ड तेजी पर। तो अब ये नई खबर नहीं बची, क्योंकि सोने ने जैसे ही $2500-2600 पर आउंस का लेवल पार किया और 3000 की तरफ बढ़ा, तो रोज एक नया रिकॉर्ड हाई लेवल बनता है। दूसरी तरफ शेयर बाजार में गिरावट की खबर बनती है। हम डेटा पॉइंट में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि सोने को इस समय, जबकि शेयर बाजार में लोगों के हाथ कंधे तक जले हुए हैं, तब जरा आप करीब से देखिए कि सोने और निफ्टी के रिटर्न का फर्क क्या है। और यह समझना इसलिए जरूरी हो क्योंकि गोल्ड तप रहा है, और अब गोल्ड में विपुल जी ये भी चर्चा होने लगी कि गोल्ड में एक बबल बनता दिखाई दे रहा है। क्या है वो मुझे समझने की आगे कोशिश करेंगे, पर जरा आंकड़े देखिए, समझने की कोशिश करिए दो अलग अलग सेट क्लास की। निफ्टी का रिटर्न एक साल में 4.51%, गोल्ड का रिटर्न 46%, 46.54%। और ये वो साल है विपुल जी जब सोने ने रिकॉर्ड कीमत दिखाई थी। पिछले एक साल के दौरान सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी रही है। गोल्ड के लिए हमने कॉमेक्स के भाव को आधार बनाया। हम आगे चलते हैं और एक दूसरे और एसेट क्लास से, जो भारत का सबसे पसंदीदा एसेट क्लास है, उससे तुलना की कोशिश करते हैं। धनतेरस से धनतेरस, जो कि भारत में सोने के खरीदने का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, धनतेरस से धनतेरस गोल्ड और रियल एस्टेट का रिटर्न देखिए। 2023 से 24 के दौरान गोल्ड का रिटर्न था 30% और 2023-24 के दौरान रियल एस्टेट का रिटर्न था 20%। यानी रियल एस्टेट से ज़्यादा रिटर्न गोल्ड ने पिछले एक साल में दिया है। तो ये दो एसेट क्लास हैं, स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट, जो सीधे सोने से प्रतिस्पर्धा करते हैं। और इन जिस सालों में सोना सबसे तेज रहा है, वहां इन दोनों एसेट क्लास को, स्टॉक मार्केट को तो बड़े अंतर से और रियल एस्टेट के रिटर्न को भी बीट किया। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि रियल एस्टेट में भारत में महंगे मकान बिक रहे हैं, कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, कई शहरों में कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी सोने का रिटर्न सबसे अच्छा है। जी सर, सेंट्रल बैंक की तरफ से किस तरह से बाइंग देखने को मिल रही है इस वक्त? सेंट्रल बैंक सबसे बड़े बायर हैं, रिकॉर्ड बायर बने हुए हैं। और सोने की कीमतों में तेजी की जो बुनियाद है या आधार है, वो दुनिया के केंद्रीय बैंकों की तरफ से। सेंट्रल बैंक्स चूंकि अपनी करेंसीज के डिवेल्यूएशन से, गिरने से, कमजोरी से परेशान है, इसलिए करीब 1000 टन से ज़्यादा सोना सेंट्रल बैंक ने 2024 में खरीदा है। केंद्रीय बैंकों ने 2024 में करीब 1045 टन सोने की खरीद की है। इस वजह से अब इन्वेस्टमेंट व्हीकल के तौर पर सोने की डिमांड तेजी से बढ़ी, 25% बढ़ी है ETF में और बाकी जगह। तो सोना अब उस तरीके की लग्जरी नहीं है, बल्कि अपने रिटर्न के कारण विपुल आप देख रहे हैं कि सोना एक बहुत रेगुलर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उभर कर सामने आया है इस रिटर्न को लेकर। और ये उस डिमांड को, उस मांग को बढ़ने की, कीमतों के बढ़ने की प्रमुख वजह है। अब सर, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जिस पर कि तमाम जो है हमारे दर्शकों की भी नजरें रहेंगी कि भविष्य का आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है यहाँ से, और क्या अभी भी अपसाइड यहाँ पर दिखाई दे रही है, और क्या अभी भी निवेश की संभावना गोल्ड में दिखाई दे रही है, अभी भी क्या पैसे लगाए जा सकते हैं? ये बेहद दिलचस्प सवाल है और बड़ी दुविधा भी है इसमें। इसमें एक तरफ से अगर आप देखें तो हमारे पास JP Morgan और गोल्डमैन सैक्स के दो प्रमुख ब्रोकरेज के प्रोजेक्शंस हमारे सामने, जो आपको मैं बता रहा हूँ। JP Morgan का प्रोजेक्शन है कि सोना करीब 3200 के आसपास 2025 में $3200 पर आउंस के पास जाएगा। गोल्डमैन का, UBS का कहना है गोल्डमैन का 3100 का और JP Morgan का $3000 पर आउंस का है। हम अपनी पुरानी समझ के हिसाब से, बुनियादी समझ और आंकड़ों के हिसाब से मानते हैं कि $3000 पर आउंस से ऊपर निकला सोना कहीं ना कहीं बबल जैसी स्थिति बनाता है, क्योंकि इससे ये सोने की रिकॉर्ड महंगाई है। लेकिन अगर हम ये कहें कि बबल है, तो हमें इस सवाल को कहने से पहले कुछ और फैक्ट्स भी समझने ज़रूरी हैं कि सोना खरीद कौन रहा है। और इसलिए हमने पिछले आंकड़े आपको बताया कि सोना सेंट्रल बैंक्स खरीद रहे हैं, केंद्रीय बैंक खरीद रहे हैं। और वो इसलिए खरीद रहे हैं कि उनको लग रहा है कि आने वाले समय में डॉलर के डिवेल्यूएशन की नौबत आएगी किसी न किसी स्थिति में, और उस स्थिति में उनके विदेशी मुद्रा भंडारों में तेज गिरावट होगी, और उससे बचने के लिए उन्हें सोने का रिजर्व बढ़ाना ज़रूरी है। तो अगर आप पुराने नज़रिए के हिसाब से देखें, बाजार में डिमांड और सप्लाई के हिसाब से देखें, तो $3000 $3200 पर आउंस की कीमत बहुत ऊंची है सोने के लिए। लेकिन अगर दुनिया के बैंक, रशिया, टर्की, इंडिया के बैंक्स इसी तरह सोना खरीदते रहेंगे, तो फिर ये कीमतों में बढ़ोतरी बनी रहेगी बराबर ऊपर। और इसीलिए हमें ये जो ब्रोकरेज के JP Morgan, UBS के नंबर इस रिकॉर्ड तेजी के बाद भी और तेजी बढ़ने की तरफ जाते
दिखाई दे रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में आने वाले कुछ महीनों में खासी और उथल पुथल होगी, जिसका असर हमें सोने पर पड़ेगा। लेकिन सोना अभी फिलहाल तप रहा है और जो परिस्थिति है बाकी एसेट क्लास की, उसमें सोने की चमक अगले कुछ महीनों तक तो बरकरार रहेगी। सोने की चमक फिलहाल के लिए बरकरार रहती हुई दिखाई दे सकती है और टारगेट्स आपको अंशुमान जी ने बता ही दिए। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत छोटी अवधि के निवेशक हैं और रोज़ जो है जानना चाहते हैं क्या भाव चल रहा है और क्या वहाँ पर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो बुलियन मीटर देखना मत भूलिए। हम लोग हर रोज़ जो है आपके लिए बुलियन मीटर लेकर के आते हैं, बताते हैं सोने चांदी में आज के दिन में क्या भाव देखने को मिल रहा है, अगर कोई ट्रेड आप लेना चाह रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी आपकी हो सकती है। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम ट्रम्प साहब से लेकर के और सोने तक का आपने तमाम खबरों का विश्लेषण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज की इस चर्चा को अब हम यहीं पर विराम देते हैं और आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार के लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए और हमारे इस बोनस के परिवार को और विस्तार दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।